कितनी थी? 500। 500 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1 साल मैंने नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद एक चीज मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट हो गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कितने लोग हैं हमारे बीच में? देखना चाहता हूं मैं एक बार, जो नौकरी करते हैं, सरकारी, प्राइवेट, किसी भी तरह की। बहुत सारे साथी हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब है तो इसलिए जाहिर है बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। मैं आपसे एक बड़ा ईमानदार प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आप नौकरी करके एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? फरीदाबाद में एक बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि नौकरी का डिजाइन इसलिए नहीं किया गया है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, अपने सपनों वाली जिंदगी जिए, अपितु नौकरी का निर्माण इसलिए किया है हम जिंदगी भर अपनी पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहे। मैं माफी चाहता हूं कुछ साथियों को अगर बुरा लगा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना सर? यस। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यही सच्चाई है। यस। और विडंबना देखिए, हमारे देश में नौकरी करती है, नौकरी से सपने पूरे नहीं होते, जिंदगी चलती है जैसे तैसे कंप्रोमाइज करके, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं? नौकरी करना चाहते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का मुख्य मकसद ही ये है कि नौकरी मिले। 95% पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि नौकरी मिल जाए। हेलो? यस। उसका कारण है बहुत बड़ा, हम बातचीत करेंगे। सो मेरी भी समझ में आ गया कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते। 1 साल के बाद में मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं? आपके सामने वही समस्या होगी संभवतः जो आज से 25 साल पहले मेरे सामने थी। समस्या ये कि करूं क्या? करना तो चाहता हूं, दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी कुछ है, ताकत दमखम है मेरे अंदर, लेकिन करूं क्या? कोई पुश्तैनी कारोबार नहीं था, कोई पिताजी की किराने की दुकान नहीं थी कि वहां पे जाके बैठ जाऊं, कोई फैक्ट्री नहीं थी कि वो चलाने लग जाऊं। करूं क्या? करना तो बहुत कुछ चाहता हूं। एक ही चीज समझ में आई कि पहले गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, वहां शायद कुछ रास्ते मिले। ये समझ में आया छोटा सा। हमारा गांव जींद शहर से 40 किलोमीटर दूर था। मैं गांव से शहर गया, मेरे मामा जी वहां रहते थे। तो जाते कायम शहरों में जहां कोई रिश्तेदार रहता होगा, यस और नो? यस। तो मामा जी रहते थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा मामा जी मैं तो यही कुछ करूंगा। तो वो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब उनका काम था। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे साथ लग जाओ। तो मैं उनके साथ लग गया और मेरे को उन्होंने काम दिया। ये बात है शायद 97-98 की। तो उस दौरान हरियाणा में बाढ़ आई थी एक बार, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गांव थे उन गांव के चारों तरफ मिट्टी के बांध बनाए, जैसे रिंग रोड बनाते हैं ना हम शहरों में, तो मिट्टी के बांध बनाए ताकि बारिश हो, पानी ज्यादा है तो गांव में पानी नहीं घुसे। तो एक गांव में मिट्टी डल रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्टर मामा जी थे। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम सुबह जाओगे और जाके वहां पे ये गिनोगे कि कितनी मिट्टी की ट्रॉली डली, किस ट्रैक्टर ने कितनी ट्रॉलियां डाली, और शाम को मुझे हिसाब दोगे। तो ये मेरा काम था। तो मैं दिन में पूरा हिसाब किताब करता और शाम को जब मैं जाता तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी ठेकेदार थे वो सारे शाम को ही उसके इकट्ठा हो जाते थे, फिक्स था उनका।
और इकट्ठा होकर क्या करते हैं ठेकेदार? फरीदाबाद में तो मालूम नहीं मुझे क्या करते हैं, और अभी शायद बदल गया होगा जमाना, लेकिन 25 साल पहले ठेकेदार सारे इकट्ठा होकर शाम को पार्टी करते थे, मस्त वाली एकदम। तो वो आज भी होता है, परंपरा निभा रहे हैं लोग अभी भी। अच्छी परंपरा नहीं निभाते, बुरी चलती रहती है अक्सर। तो और मैं चूंकि संस्कृत से पढ़ा लिखा था तो थोड़ा इन चीजों से दूर था, और मेरे मामा जी कहते थे कि देखो बेटा, अगर ठेकेदार बनना है ना तो ये काम करना पड़ेगा, बोले इसके बिना ठेकेदारी नहीं चलेगी। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि मैं अच्छा ठेकेदार तो नहीं बन पाऊंगा, तो वो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फिर मुझे लगा मैं क्या करूं, तो वो जहां बैठते थे उनका बैठने का जो ठैया था वो केबल का एक दफ्तर था। तो मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी केबल वाला काम कर लूंगा मैं। तो बोले नहीं नहीं, केबल वाला तेरे से कैसे होगा, तू तो इतना शर्मीला संकोची है, तो तेरे को कौन पैसे देगा। और मेरी हालत ऐसी थी उस समय कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि नमस्ते करनी पड़ेगी। मतलब नमस्ते करने में भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कितना बड़ा काम है, इतनी शर्म आती थी। तो मामा जी ने बोला तू नमस्ते कर नहीं सकता, तू केबल का काम क्या करेगा, तेरे को कोई पैसे नहीं देगा। मैंने कहा नहीं नहीं मामा जी, जिद करता ना जैसे बच्चा, तो मैंने ऐसे जिद करके उनको बोला कि नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा। तो मैंने केबल टीवी का काम एज ए केबल ऑपरेटर स्टार्ट किया। 1996-97 के आसपास का टाइम था वो। उस समय एक डिश एंटीना आता था, एक छतरी आती थी, 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज रहता था। और उस समय एक यंत्र आता था जिसको बोलते थे वीसीआर। कितने लोगों ने देखा वीसीआर? क्या बात है, पुराने जमाने के जेलर हैं बहुत सारे। तो नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा वीसीआर क्या था। आप तो मिनट में मोबाइल ऑन करते हो और फिल्म देख लेते हो, गाने सुन लेते हो। तो हमारे यहाँ पे वीसीआर आता था। और ऐसा भी कुछ लोगों को याद होगा, गांव में 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके शहर से वीसीआर किराए पे लेके आते थे और लाके फिर पूरी रात 3-4 फिल्म देखते थे, पूरी रात जगते थे कि पूरा निचोड़ देंगे जितने पैसे दिए हैं। कई बार तो रिपीट भी कर लेते थे, टाइम लग जाता था तो गाने जरूर सुनते थे। तो वो वाले दौर से हम लोग निकले हैं। तो वीसीआर का बड़ा क्रेज था। तो केबल टीवी में हमारे पास एक वीसीआर था, तो हम लोग उस पर फिल्म दिखाते थे और 2-3 चैनल आते थे उस समय। और बढ़िया काम था केबल टीवी का, नया नया काम था, नई शुरुआत थी। 150 रुपए हम एक घर में कनेक्शन करने के लिए लेते थे। तो लेकिन समस्या ये थी कि वो काम मुझे आता नहीं था। और वहां पहले जो लड़का काम करता था केबल टीवी में, अब उसको लगा कि यार ये बंदा आ गया तो मेरी छुट्टी कर देगा। वो मेरे को सिखाने के लिए तैयार नहीं। और केबल वाले काम में क्या रहता है कि आप केबल बिछाते हैं, बीच बीच में एम्पलीफायर लगाते हैं सिग्नल को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता, किसी एम्पलीफायर में जाके सिग्नल कम कर देता। वो सिग्नल कम होता तो आगे सारे टीवी पे वो धुंधली पिक्चर आती। कभी किसी तार में पिन मार देता तो उसमें 2 तारें रहती थी, एक अर्थिंग वाली, एक दूसरी आपस में मिल जाती तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती। तो उसने बड़ा परेशान किया मेरे को, मतलब टिकने नहीं दिया उसने। एक दिन मैंने परेशान होके मैंने मामा जी को बोला कि मैंने इसको नहीं रखना। बोले तू कैसे करेगा? मैंने कहा मैं अकेला कर लूंगा, खुद कर लूंगा। केबल की मुझे कोई समझ नहीं। ये सीखा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, संस्कृत सीखी थी, वो सब से कोई लेना देना नहीं था उस चीज का। लेकिन मैंने उस काम को सीखा और इस लेवल पे सीखा क्योंकि कुछ करना चाहता था। 2-3 साल के अंदर अंदर मेरा जो केबल टीवी का नेटवर्क था वो शहर में मेरी गिनती अच्छे केबल ऑपरेटर में होने लगी। पैसा भी आने लग गया, खूब प्रॉफिटेबल काम था। लेकिन उसके बावजूद भी मजा नहीं आ रहा था। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे हमारे बीच में जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है? जिंदगी चल रही है, ठीक है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ईमानदारी से आप करा दें, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल आपकी कैटेगरी में ही था।
मुझे मजा नहीं आ रहा था। और बहुत बार हमें कारण मालूम नहीं होता मजा क्यों नहीं आ रहा है, और बहुत बार मालूम भी होता है मजा क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनके बॉस की नाक टेढ़ी रहती है हमेशा। हेलो। कुछ के दूसरे कारण है। मेरा कारण ये था कि केबल टीवी के बिजनेस में मुझे दो समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि उस काम में टाइम फ्रीडम नहीं था। क्या नहीं था? टाइम फ्रीडम नहीं था। दिन रात काम करना पड़ता। दिन में भी करते थे, नहीं अगर तार बिछानी किसी रोड पे, दिन में ट्रैफिक रहता, रात को बिछानी पड़ती थी। रात को मैच चल रहा है, किसी का केबल खराब हो गया, लोग रात को घर पे आ जाते थे कि भैया अभी ठीक करके आओ। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि अपना सेल्फ का टाइम नहीं था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी उससे भी बड़ी कि वहां पे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं था। जिस एरिया में मेरे केबल के कनेक्शन थे, उस एरिया से अगर मैं गुजर रहा होता किसी अपने पर्सनल काम से भी, लोग पीछे से मुझे आवाज लगाते थे और कहते थे केबल वाले। क्या कहते थे? केबल वाले। और कोई ऐसी आवाज जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करते हो? इग्नोर करते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो मैं भी उसको इग्नोर करता, ये सोच के कि सुना ही नहीं, आगे बढ़ता। तो फिर वो जोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया। पूरी कॉलोनी को मालूम चल जाता कि भैया केबल वाला जा रहा है यहां से। और वो चिल्लाते इसलिए नहीं थे कि घर पे चाय ठंडी हो रही है, वो चिल्लाते इसलिए थे ताकि वो अपनी शिकायतों का पिटारा मेरे ऊपर में फेंक सके। वो कहते थे भैया आपका केबल ठीक नहीं चलता, आपका वो चैनल तो ठीक चलता ही नहीं, आप पुरानी पुरानी फिल्में लगा देते हो। तो अजीब अजीब सी शिकायतें लोग करते थे। और अगर मैं अकेला रहता तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता था कि यार लोग बोलते हैं। मेरे को ज्यादा फर्क कब पड़ता? मैं अपने किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ में जा रहा हूं और फिर लोग पीछे से आवाज लगा रहे केबल वाले। और फिर मैं रिश्तेदार के साथ में, रिश्तेदार को कहां छोड़ू, रिश्तेदार को साथ में लेके जाऊंगा फिर। अब वो ये बगैर देखे कि इसका दोस्त है, इसका रिश्तेदार है, वो शुरू हो जाती, वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी। और जब जब ऐसा मेरे साथ में होता था, मुझे लगता था कि यार ये काम नहीं करना, कुछ भी कर लो। कुछ लोगों का ऐसा फील आता है अपने काम को लेके कि यार ये नहीं करना और कुछ करना। ईमानदारी से आपकी खड़ा कीजिए। आता है? एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए।